हेलो एवरीवन। सो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने दिया हुआ है ये आपके इंजीनियरिंग सर्विस मेंस का क्वेश्चन है, जो कि ओपन चैनल फ्लो के टॉपिक से बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंसिडर अ 50 डिग्री ट्रायंगुलर चैनल हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनिंग कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 0.018, और आपको तीन चीज़ें यहाँ पर निकालने को। तो आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालने बोला है, आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने बोला है, और आपको तीसरा जो पैरामीटर निकालना है वो है क्रिटिकल स्लोप। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। देन आपको दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 है। नहीं भी दिया होता तो अपन इसको मान लेते, अज्यूम कर लेते 1। और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 9.8। तो सिंपल बात है, ट्रायंगुलर चैनल के बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूम है ऑलरेडी। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगुलर चैनल होता है, ठीक, ये कंसिडर कर लीजिए कि पानी की डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो दिस इज द डेप्थ बीइंग शोन टू यू। और सवाल में आपको दिया हुआ है कि आपका जो चैनल है, ट्रायंगुलर चैनल है, 50 डिग्री का। अब जनरली जो एंगल अपन मेजर करते हैं ट्रायंगुलर चैनल में वो हमारा वर्टिकल एंगल होता है। पर क्योंकि सवाल में आपको 50 डिग्री दिया है और डायग्राम में 50 डिग्री आपको बना के भी दिया, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका एंगल है ये 50 डिग्री सवाल में आपको दिया। तो अपने कैलकुलेशन के लिए जो एंगल हम कंसिडर करते हैं वो ये वाला एंगल होता है। इसको अपन बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो अगर ये एंगल 50 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल आपको हो जाएगा 40 डिग्री। और यही एंगल को अपन ट्रायंगुलर चैनल में थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज कि अगर मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगुलर चैनल इज लेट एट अ स्लोप ऑफ 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर tan 40 की बात करेंगे तो ये m के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है ट्रायंगुलर चैनल में जो tan थीटा होता है वो m के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब m की जो वैल्यू यानी जो आपका साइड स्लोप है, इसकी सॉरी जो आपका स्लोप एट विच द ट्रायंगुलर चैनल इज बिंग लेड, इसकी जो वैल्यू है ये निकल के आएगी 0.839। तो tan 40 की वैल्यू आती है 0.83। सिंपल। तो ये यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको बोलता है कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोलता है कि आपको वाई सी कैलकुलेट करना है, तो दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो वाई सी का। तो हमें पता है दैट फॉर ट्रायंगुलर चैनल वाई सी का फॉर्मूला हमें मालूम है, दिस इज इक्वल टू 2q² अपॉन g m² की पावर 1/5। तो ये फॉर्मूला होता है। जस्ट इन केस आपने अगर ये फॉर्मूला नहीं भी रटा होगा तो आप यहाँ पर क्रिटिकल फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं, Q² T अपॉन G A³ = 1। ठीक है, यहाँ पर टॉप विड्थ का वैल्यू आप डाल दीजिएगा 2my। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो YC आ जाएगा। एरिया की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा विच इज इक्वल टू m × YC²। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपने यहाँ पर एरिया निकाला। ये जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल टू m/, दिस विल बी इक्वल टू m/। क्योंकि हम यहाँ पर क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो m × YC आ जाए। तो इसको यूज करके आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, YC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर है। ठीक। चलिए, अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो YC, तो YC के लिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। तो 2 × डिस्चार्ज का वैल्यू देखो आपको सवाल में दिया हुआ है 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 2 × 16 का स्क्वायर। जी का वैल्यू स्ट्रिक्टली आपको बोला हुआ है 9.81 लेना, तो आप 9.81 ही पुट करना, इंटू 0.839 का स्क्वायर, पूरे की जो पावर है ये हो जाएगी 1/5। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2.37 मीटर। तो आपका जो क्रिटिकल डेप्थ है इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 2.37 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन के अगले पार्ट में बोलता है कि दैट यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्रिटिकल वेलोसिटी, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्चार्ज आपका हमेशा फिक्स रहता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिटिकल एरिया इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी यूज करके यहाँ से आप मेरे को VC का वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि AC किसके बराबर हो जाता है, m × YC²। कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ से VC विल बी इक्वल टू Q अपॉन AC। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 16।
और यहाँ से आपका जो AC है, M की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.839, इंटू YC का वैल्यू आपने इसके पहले कैलकुलेट किया 2.37, सो 2.37 का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ पर VC का वैल्यू मिल जाएगा 3.395 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी निकल के आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आपको निकालने बोला है व्हाट इज द क्रिटिकल स्लोप। अब इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में आपकी एक हेल्प करी हुई है, आपको यहाँ पर मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यू कैन यूज दिस वैल्यू। तो डायरेक्टली मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2, क्योंकि क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पर आरसी की वैल्यू बोलूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया विल बी इक्वल टू m इंटू वाई सी का स्क्वायर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका ये साइड लेंथ मान लीजिए यहाँ पर l है और ये मान लीजिए l है, तो वेटेड पेरीमीटर आपको हो जाएगा 2l, और ये l की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप दोनों साइड पर अगर इसको निकाल लोगे तो आपको 2 टाइम्स करना रहेगा इसका। तो पेरीमीटर की वैल्यू, ये भी स्टैंडर्ड है, बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो भी जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 2YC इंटू 1+m²। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है हाइड्रोलिक रेडियस का वो यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इक्वल टू 3.395, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन मैनिंग्स कांस्टेंट 0.018 इंटू आर की जगह यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.839 इंटू वाई सी, कितना निकाला था आपने 2.37 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.37 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+2.37 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया आपका आर, इसकी पावर कर दी अपन ने 2/3, और एस सी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्रिटिकल स्लोप मिल जाएगा 0.00537, जिसको सॉल्व करने पे आपको इसको चाहो तो आप 1/187 ऐसा भी लिख सकते हो। तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे टोटल। क्वेश्चन आपका जो था ये 12 नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 1C, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, चलिए। तो आई होप यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है सिंप्लीफाई करके समझ में आ गया होगा आपको, और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। वी आर डिस्कसिंग ESC मेंस क्वेश्चन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपको मैंने OCF का एक क्वेश्चन अभी करके दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है हाइड्रोलिक मशीन्स का। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अपन ने कई बार इस क्वेश्चन को क्लास में भी सॉल्व किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पेल्टन व्हील टरबाइन को डिजाइन करना है, और ये 4 पैरामीटर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जानकारी आपको दिया हुआ है पावर टू बी डेवलप, मतलब आपको यहाँ पर आउटपुट पावर दिया हुआ है। तो आउटपुट पावर इज गिवन टू यू, तो दिस इज गिवन टू यू एज 6000 kW। तो आपको टरबाइन के थ्रू इतनी पावर चाहिए। ठीक है। नेट हेड अवेलेबल आपको दिया हुआ है यहाँ पर 300 मीटर का, स्पीड दिया हुआ है रोटेशन की, जेट डायमीटर टू व्हील डायमीटर। इसका मतलब है कि सवाल में आपको स्मॉल डी बाय कैपिटल डी दिया हुआ है 1/10। तो स्मॉल डी का मतलब है जेट डायमीटर, और कैपिटल डी का मतलब है व्हील डायमीटर। कैपिटल डी का मतलब है व्हील डायमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड, जो ये हो गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो अगर आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 0.85 दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको यूज करके आप इनपुट पावर भी निकाल सकते हो। वी कैन कैलकुलेट द इनपुट पावर। ठीक है, जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे उसको। वेलोसिटी कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड दे दिया आपको, अगर नहीं दिया होता तो 0.95 से 0.98 के बीच में आप इसको अज्यूम कर लेते हैं। स्पीड रेशियो भी आपको दे दिया 0.46, अगर ये भी नहीं दिया होता तो इसकी वैल्यू भी अपन अज्यूम कर लेते हैं 0.45 0.46 के आसपास या 0.48 के आसपास। डेंसिटी और जी आपको दिया हुआ। पहला पार्ट आपको बोलता है कि यू हैव टू कंप्यूट व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। तो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इनपुट पावर निकालना पड़ेगा। तो इनपुट पावर, क्योंकि डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हो, इनपुट पावर इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच। यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाएगा आपका। और हमें मालूम है कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो आउटपुट पावर आपको दे रखा है 6000 kW की, इनपुट पावर आपको निकालना है, एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 0.85, दिस इज गिवन टू एज 0.85। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको इनपुट पावर मिल जाएगी। कितनी निकल के आएगी इसको सॉल्व करने पे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 7058.82 kW आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर इनपुट पावर। अब ये इनपुट पावर है किलोवाट में, यहाँ से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सो देयरफॉर 7058.82
क्योंकि किलो वॉट है तो यहाँ पर मैं गामा डब्ल्यू की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 9.8। 10 मत लेना क्योंकि सवाल में जी दिया हुआ है। इनटू डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ये 300, तो इसका मतलब यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाएगा आपका। सॉल्व करने पे आपको ये 2.398 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहला पार्ट आपने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, यू हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो अगर आपको डायमीटर ऑफ व्हील निकालना है, देखो डिस्चार्ज आपके पास आ चुका है, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, दूसरा यह है कि आपको स्पीड ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, मतलब किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है वो आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले व्हील की वेलोसिटी निकाल लो। तो जो भी आपकी व्हील की वेलोसिटी निकलेगी, दैट वेलोसिटी ऑफ द व्हील कैन बी इक्वेटेड विद पाई डी एन अपॉन 60। तो उसको इक्वेट करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, देख लो उसको। सो पार्ट वन पार्ट टू, तो यहाँ पर अपन को पता है, अब ये ध्यान रखना बेटा, जब व्हील वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करते हैं तो वेन एवर वी कैलकुलेट द व्हील वेलोसिटी, यहाँ पर अपन किसको यूज करते हैं, यहाँ पर अपन फाई यूज करते हैं। फाई का मतलब यहाँ पर अपन यूज करते हैं आपका स्पीड रेशियो। तो वी टेक द हेल्प ऑफ स्पीड रेशियो, ठीक है, फाई। तो फाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh व्हील वेलोसिटी में। जब जेट की वेलोसिटी निकालोगे तो वहां पर आप यूज करते हो किसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो फाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.46, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको व्हील वेलोसिटी मिल जाएगा। तो व्हील वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 35.29। तो दिस इज इक्वल टू 35.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। अब जो हमारी ये व्हील वेलोसिटी है, इसको मैं पाई डी एन अपॉन 60 के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पाई इंटू डी का मतलब है डायमीटर ऑफ व्हील, क्योंकि व्हील वेलोसिटी को इक्वेट कर रहे हो यहाँ पर, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। एन एन मतलब आपका स्पीड ऑफ रोटेशन आरपीएम में, तो 550 दिया हुआ है आरपीएम में, इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया अपन। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको व्हील का डायमीटर मिल जाएगा 1.225। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको बोला है कि आपको जेट का डायमीटर निकाल। तो आपको रेशियो दिया हुआ है स्मॉल डी बाय कैपिटल डी का, दिस इज इक्वल टू 1/10। तो आपने कैपिटल डी तो निकाल लिया, तो स्मॉल डी कितना निकल के आएगा, तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 10, तो दैट इज इक्वल टू 1.225 अपॉन 10। ये आ गया आपका डायमीटर ऑफ जेट। ठीक है, स्मॉल डी का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है पीछे डायमीटर ऑफ जेट। चलो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब अगला पार्ट है कि आपको टोटल नंबर ऑफ जेट्स कैलकुलेट करना है। फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू इज टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जेट्स। ठीक है, तो आपको टोटल डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और एक जेट के थ्रू कितना डिस्चार्ज है वो निकालना है। टोटल डिस्चार्ज तो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो ये तो आप निकाल चुके हो। एक जेट के थ्रू कितना डिस्चार्ज आ रहा है ये भी निकाल सकते हो। तो आपको जेट का डायमीटर मालूम पड़ गया, तो जेट का एरिया निकाल लोगे। जेट का एरिया आपको पता है, जेट की वेलोसिटी आपको निकालना आता है, तो एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, एक जेट के थ्रू कितना डिस्चार्ज है वो निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ जेट्स यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज थ्रू थ्रू ईच जेट, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल क्यू। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ जेट, अब केयरफुली इसको वर्कआउट करना। तो वेलोसिटी ऑफ जेट यहाँ पर अपन को सीवी लिखना पड़ता है। सीवी का वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ है 0.98 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 300। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ जेट यहाँ से मिल जाएगा, कितना था, 75.1। ये मिल गया आपको। अब आपको जेट का डायमीटर पता है, तो आप यहाँ से एक जेट के थ्रू डिस्चार्ज निकाल सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बीजे। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी, कितना है बेटा, डी है आपका यहाँ पर 0.122 इंटू 75.1, हो गया। तो यहाँ से एक जेट के थ्रू डिस्चार्ज मिल जाएगा आपको। तो सॉल्व करने पे ये 0.886 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब एक जेट का डिस्चार्ज आपको पता है, टोटल डिस्चार्ज आपको पता है, टोटल डिस्चार्ज आपने पीछे निकाला 2.398। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जेट्स निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज थ्रू ईच जेट 2.398 डिवाइडेड बाय 0.886। सॉल्व करने पे आपको 2.706 के आसपास कुछ मिलेगा, जिसको राउंड ऑफ करके आप 3 कर सकते हो। तो ये टाइप के प्रॉब्लम भी आपको क्लास में मैंने ऑलरेडी करा रखा।
दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन द क्लास। तो ये पूरा स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने पहला पार्ट निकाला डिस्चार्ज, फिर अपन ने निकाला व्हील का डायमीटर, फिर जेट का डायमीटर, देन फाइनली अपन ने यहाँ पर निकाल लिया नंबर ऑफ जेट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलिए, तो ओपन चैनल फ्लो का एक और क्वेश्चन आपके सामने अपन डिस्कस करते हैं, जो आपके ईएससी मेंस 2025 में पूछा गया था। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक ऑफ अनस्टडी फ्लो। तो अपन लास्ट टॉपिक जो ओसीएफ में पढ़ते हैं सर्जेस वाला, तो उस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है कि सिंप्लीफाई करके इसने आपको रेक्टेंगुलर चैनल दे दिया। तो अब रेक्टेंगुलर चैनल दिया तो आपका जो कैलकुलेशन होता है वो कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ आपको 4 मीटर की दी है। इसमें डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 4.8, वेलोसिटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 मीटर पर सेकंड। अब सवाल बोलता है कि जब यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका अपस्ट्रीम कैचमेंट था वहाँ का जो स्लूइस गेट है, ठीक है, वो सडनली ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पर सडनली ओपन हो गया तो आपका जो पानी है वो सडनली डाउन स्ट्रीम साइड पे मूव करने लगेगा, और डाउन स्ट्रीम साइड पे जो पानी का लेवल है वो राइज कर जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज पानी का लेवल डाउनस्ट्रीम साइड पे बढ़ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम। और सवाल में आपको ये दिया हुआ है कि जो डेप्थ में राइज देखने को मिला आपको वो 50% का मिला, ठीक है। तो इनिशियल डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो आप, और नई डेप्थ भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सर्ज। तो आपको वेव की वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, और न्यू फ्लो रेट जो है वो आपको निकालना है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बना लोगे अगर आपने इस क्वेश्चन के डेरिवेशन को भी समझा हो। तो आपको शायद डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ याद होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 A2 V2 वाली अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो सोल्यूशन, तो जब अपन पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो कैसे बताते हैं इसको, कि पहले डेप्थ इतनी थी, अब जैसे ही गेट ओपन हुआ आपका तो सेक्शन, इसी सेक्शन में जो पानी का डेप्थ है वो कंपैरेटिवली बढ़ गया। तो आप इसको इस तरीके से दिखाते हो, और क्योंकि वेव आपकी मूव कर रही है डाउनस्ट्रीम साइड पे, आप यहाँ पर वेव का डायरेक्शन भी दिखाते हो। तो अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके वेव के ऊपर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हो, ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी V1 रहती है सेक्शन की, यहाँ वेलोसिटी V2 रहती है। तो आप जैसे यहाँ पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो वेव की जगह, तो आपकी करस्पॉन्डिंग वेव की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये भी VW, ये भी VW, ये भी VW। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो। तो आपकी बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आती है A1 × V1 माइनस VW, दिस इज इक्वल टू A2 × V2 माइनस VW। तो ये आप लोग कैलकुलेट करते हो, ठीक। अब डेरिवेशन तो मैं आपको अभी करके नहीं दे रहा, ये अपन ने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिया हुआ है, और रेक्टेंगुलर के लिए आपको मैंने स्पेशल केस भी बताया था, ठीक है। तो आप उस एक्सप्रेशन को यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि जो विड्थ है, दिस विड्थ इज गिवन टू अस एज 4 मीटर, डिस्चार्ज इनिशियल इज गिवन टू अस एज 4.80 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इनिशियल डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो 4.80, दिस इज इक्वल टू, अब ये रेक्टेंगुलर चैनल है बेटा, तो पॉइंट सॉरी एरिया कितना हो जाएगा इसका, Y1 इंटू 4, वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको Y1 मिल जाएगा 1.5। तो बिफोर द लेवल गॉट रीजन इन द केस ऑफ सर्ज, उसके पहले की डेप्थ, ठीक। अब सवाल में दिया हुआ है कि जब आपकी सर्ज डाउनस्ट्रीम साइड पे मूव कर रही है तो जो आपकी न्यू डेप्थ है वो 50% ज़्यादा है। तो इसका मतलब Y2 विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2.25 मीटर। तो ये आपकी जो डेप्थ निकल के आई है, ये जब आपका लेवल राइज हो गया डाउनस्ट्रीम साइड पे तब की डेप्थ है, ठीक। अब हमें ये पता है कि अगर पॉजिटिव सर्ज डाउनस्ट्रीम साइड पे मूव करती है तो वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी V1, इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं सेलेरिटी या क्लैरिटी भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि दैट VW माइनस V1 ये होती है सेलेरिटी, ठीक। अब यहाँ पर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा रहता है, तो आप V1 V2 बताते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देन आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, अपना वेव को बना दिया, तो यहाँ पर बेसिकली आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। और जब पॉजिटिव सर्ज डाउनस्ट्रीम साइड पे मूव करती है तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मैंने आपको एक स्पेशल केस बना के पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया हुआ है, दैट V1 माइनस VW इक्वल टू GY2 अपॉन 2Y1 इंटू Y1 प्लस Y2। तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अपन को पता है।
सेम एक्सप्रेशन आपके पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम के लिए भी निकल के आता है, बस फर्क ये रहता है कि वहां पर V1 प्लस VW रहता है। अभी आपका डाउनस्ट्रीम वाला केस है, ठीक है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी सेलेरिटी है विच इज इक्वल टू VW माइनस V1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ GY2 अपॉन 2Y1 इंटू Y1 प्लस Y2। क्लियर है बात? तो इसका मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 9.81, Y2 का वैल्यू आपने बताया 50% इंक्रीज के बाद, 2 इंटू वाई वन का वैल्यू आपने बताया मल्टीप्लाइड बाई 2.25 प्लस 1. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे दिस इज इक्वल टू VW माइनस, क्लियर है? तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 5.25, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो -5.25 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप इसका देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी का यानी सेलेरिटी का, दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है। अब आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5.25 माइनस 0.8, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4.45 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब आपको ये बोलता है कि आप यहाँ पर नया डिस्चार्ज भी निकालो, तो देखो ये डिस्चार्ज के लिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो उसको। तो न्यू डिस्चार्ज, सेकंड पार्ट सवाल का, तो न्यू डिस्चार्ज, सो न्यू डिस्चार्ज Q इक्वल टू A1 इंटू V1 माइनस VW, ये आपका नया डिस्चार्ज है। अब A1 के लिए विड्थ आपको पता है, डेप्थ आपको पता है। अब V1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी A1 की बात कर रहा हूँ तो B इंटू Y1 लिखूंगा। V1 की वैल्यू आपको V1 माइनस VW निकाल रखा है आपने 5.25, दिस इज 5.25, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 31.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका न्यू डिस्चार्ज निकल के आया। तो ये आपको सवाल में पूछा, ठीक है। तो डेरिवेशन इसका हमने क्लास में किया हुआ है अच्छे से, और ये स्पेशल केस आपको मैंने रेक्टेंगल के लिए बताया। तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम भी बता रखा है, मूविंग अपस्ट्रीम भी बताया। दोनों के केस में मैग्नीट्यूड यही निकल के आता है, फर्क ये रहता है यहाँ पर माइनस है वहां पर प्लस होगा। ठीक, चलो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच आर आस्क्ड इन ESE मेंस 2025। तो आपको मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मॉडल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस हमारा पूरा टॉपिक होता है, उसमें से मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए आपको 3 पार्ट है निकालने के लिए, और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको बोलता है कि रेक्टेंगुलर पियर इन अ रिवर विच इज 1.22 मीटर वाइड एंड 3.66 मीटर लॉन्ग। तो ये आपको दिया हुआ है 1.22 मीटर वाइड और 3. ये आपको प्रोटोटाइप के लिए दिया हुआ है, और बोलता है कि जो वाटर की डेप्थ है इसके करस्पॉन्डिंग वो कितनी है, 2.74 मीटर। तो पूरा ये जो डेटा है ये आपको दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग टू द प्रोटोटाइप। तो सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको बोला है कि लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप इज 1.22 मीटर, width of the prototype is 3.66 meter, and depth of the prototype is equal to 2.74 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ सारी चीजें प्रोटोटाइप की। इसके लिए आपने क्या किया, मॉडल बनाया एट अ स्केल ऑफ 1:16। इसका मतलब है LR का वैल्यू यानी LM/LP का जो वैल्यू दिया हुआ है, 16 पार्ट्स ऑफ द प्रोटोटाइप आर रिप्रेजेंटेड इन 1 पार्ट ऑफ द मॉडल। तो ये आपको दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज 0.076 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है किसका, मॉडल का, इज मेंटेन्ड इन द मॉडल। तो आपने इतनी वेलोसिटी मॉडल के अंदर मेंटेन करी है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक। और दूसरा बोलता है कि यहाँ पर फोर्स जो आपने मॉडल के ऊपर अप्लाई किया वो कितना है, 4 न्यूटन का। तो फोर्स विच इज बिंग अप्लाइड इन द मॉडल इज 4 न्यूटन, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको बोलता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड फोर्स। अब 2 पार्ट है, फोर्स और वेलोसिटी आपको निकालनी है करस्पॉन्डिंगली प्रोटोटाइप में। तो यहाँ पर अपन कौन सा मॉडल लॉ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर अपन फ्राउड्स मॉडल लॉ यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फ्राउड्स मॉडल लॉ, तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। और जैसे आप फ्राउड्स मॉडल लॉ की बात करोगे, पहला पार्ट है सवाल का, तो वेलोसिटी रेशियो आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ LR के बराबर होता है, तो ऑलरेडी अपन इस बात को डिराइव कर चुके हैं। तो VM अपॉन VP, तो VM अपॉन VP दिस इज इक्वल टू 1/16 की पावर 1/2। आप सवाल में VM दिया हुआ है आपको, यहाँ से आप VP निकाल सकते हो। तो VP विल बी इक्वल टू 0.076 अपॉन 1/16 की पावर 1/2।
तो सॉल्व करने पे जो आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप मिलेगा कितना मिलेगा, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। मैंने निकाला हुआ है 0.304 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप। अब इसे में आपको फोर्स भी निकालना है। तो हमें ये भी मालूम है कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। और यूनिट वेट जो है मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फ्लूइड आपका वही है। इसका मतलब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू एल आर। तो फोर्स विल बी इक्वल टू एल आर। तो फोर्स इन द मॉडल बाय फोर्स इन द प्रोटोटाइप। ये एफ आर यानी फ्राउड्स नंबर नहीं है, फोर्स रेशियो। तो दिस इज इक्वल टू एफ एम अपॉन, ये आपका एल आर की पावर क्यूब के बराबर। ठीक है, अगेन एफ एम आपको दिया हुआ है, एफ पी आपको निकालना। तो एफ पी विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय, न्यूटन में दिया ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपका एफ पी भी किस में निकल के आएगा, ये भी न्यूटन में निकल के आएगा। तो 1/16 का अपन ने कर दिया क्यू। तो इसका मतलब है यहाँ से आपका जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1638 न्यूटन, जिसको आप लोग 16.38 किलो न्यूटन भी बोल सकते हो। तो 16.38 किलोमीटर। तो पहला पार्ट सॉल्व होता है। प्रोटोटाइप की आपने वेलोसिटी भी निकाल ली, प्रोटोटाइप की आपने फोर्स भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आप क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट बोलता है अ स्टैंडिंग वेव इज 0.049 मीटर हाई फॉर अ मोटर। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द वेव आपको दिया हुआ है इसमें मॉडल में, तो एच एम दिया हुआ है आपको 0.04। ठीक है, यहाँ पर भी आप वेलोसिटी रेशियो यूज करके एच पी निकाल सकते हो। तो वी एम बाई वी पी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर यह आ जाएगा, ये जो आपका लेंथ रेशियो इस बार लिखा जाएगा ये हाइट के फॉर्म में लिखा जाएगा, एच एम अपॉन एच पी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 0.076 डिवाइडेड बाई वीपी आपने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था, कहाँ गया, 0.304। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको दिया हुआ है 0.049, ये आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.784। ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। दिस वाज सॉरी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ड्रैग, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैलकुलेट करना है। तो आप या तो मॉडल की अप्रोच से कर सकते हो या तो प्रोटोटाइप से कर सकते हो। मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, दोनों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो फोर्स इन द मॉडल, सवाल में दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सी डी इंटू डेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द मॉडल का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, जो आपका ए एम निकल के आएगा यानी प्रोजेक्टेड एरिया निकल के आएगा। अब यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल, पियर का अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लूंगा तो किसके बराबर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लेता हूँ तो ये प्रोजेक्शन आएगा आपका लेंथ और हाइट के बराबर। सिंपल सी बात है, अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते हो तो आपको लंबाई वाला कंपोनेंट मिलेगा और एक हाइट मिलेगी। तो यहाँ पर दिस एरिया विल बी इक्वल टू 1.22 इंटू, अब यहाँ पर विड्थ मत कर देना, वो प्लान एरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपको प्रोजेक्शन लेना है इसका, तो 2.7। अब ये तो आपने लिखा किसके लिए, प्रोटोटाइप के लिए। अब आपको मॉडल के लिए लिखना है, तो स्केल रेशियो दिया हुआ है 1/16 का, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 16, यहाँ भी डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो आप जब यहाँ से मॉडल का एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ द मॉडल यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक, आपका टारगेट है सी डी निकालना, तो सी डी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है बेटा, 1000 है। एरिया भी आपने निकाला 1.22 इंटू 2.74, ऊपर चला जाएगा आपका 16 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में वेलोसिटी रेशियो आपने निकाला हुआ है, वीएम सॉरी वीएम का वैल्यू निकाला 0.076 सवाल में दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 106। अब जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से मैंने सॉल्व करके दिया 0.04। ठीक है, हालांकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यही आंसर। ठीक, इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मैं, आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो अगर आप प्रोटोटाइप किससे सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। तो 16.38, ये न्यूटन सॉरी किलो न्यूटन है, कन्वर्ट किया न्यूटन में। दिस इज इक्वल टू हाफ, सी डी आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप 1000। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एरिया जब लिखोगे तो यहाँ पर आपको स्केल रेशियो यूज नहीं करें, और वेलोसिटी आपको लिखनी है प्रोटोटाइप की। तो वीपी कितना था, 0.30। तो आप जब यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो आपको सी डी का वैल्यू यही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी डेटा गिवन है मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर
वैल्यू 0.076 की जगह 0.76 होता तो आंसर थोड़ा ज़्यादा ठीक निकल के आता, पर जो दिया हुआ उसके हिसाब से मैंने बता। तो मैंने चेक किया था उसको, 0.76 अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा तो सी डी का वैल्यू 1.06 आ जाएगा, विच इज़ फेयर। अब क्योंकि 0.076 दिया हुआ है तो जैसा दिया उसके हिसाब से सोल्यूशन आपका ये निकल के आया। ठीक है, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो ईएससी मेंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के सीरीज में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका ओपन चैनल फ्लो से बिलोंग करता है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, देन आपको मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो टोटल क्वेश्चन जो है ये आपका, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 3.1 ए क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो डैम डिस्चार्जेस 254.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ द वाटर ओवर द स्पिल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो कैन राइट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है इसका कि डिस्चार्ज का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 254.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। द फ्लो देन पासेस ओवर द लेवल कॉन्क्रीट एप्रॉन, जिसका आपको मैनिंग्स कोएफिशिएंट या रफनेस कोएफिशिएंट दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द स्पिलवे इज 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका पानी जो है वो स्पिलवे के थ्रू नीचे आया और नीचे आने के बाद फर्दर ये आगे गया एक कंक्रीट के एप्रॉन के ऊपर। जब आपका पानी नीचे आया, ठीक है, जब ये एप्रॉन की तरफ मूव करने वाला है तो उसके पहले इसकी वेलोसिटी कितनी बता रहा है, 12.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द विड्थ ऑफ द एप्रॉन इज 54.86 मीटर। ठीक है, तो आपको इसका विड्थ भी यहाँ पर दे दिया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एप्रॉन का एरिया निकाल सकते हो। तो मतलब यहाँ इससे करस्पॉन्डिंग आप वेटेड एरिया निकाल सकते हो। तो विड्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो विड्थ इज गिवन टू यू। डेप्थ पानी की आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको डिस्चार्ज और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वी कैन कैलकुलेट द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर विच इज बीइंग फॉर्म्ड बिफोर द जंप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोलिक जंप है। तो फ्लो कंडीशन यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो इनकमिंग फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका प्री जंप डेप्थ, जिसको अपन डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ वाई, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो डिस्चार्ज है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज आपको यहाँ पर दिया हुआ है 254.7, वेलोसिटी आपको यहाँ पर पता है बॉटम ऑफ द स्पिलवे पे 12.8, एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट एप्रॉन यहाँ पर आप निकाल सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू विड्थ। तो बी मतलब 54 पॉइंट कितना दिया हुआ है विड्थ आपको, तो विड्थ आपको दिया हुआ है 54.86। तो 54.86 दिया हुआ है और एप्रॉन के ऊपर पानी का हाइट कितना होगा जंप के पहले, तो दैट इज y1, और यही आपको y1 निकालना है। तो y1 विल कम आउट टू बी इक्वल टू, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.362 मीटर निकल के आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक सवाल में इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया हुआ है, इफ द जंप हैज टू बी कंटेन्ड इन द एप्रॉन। तो आप ये चाहते हो कि जो आपका हाइड्रोलिक जंप है वो उस एप्रॉन के अंदर ही रहे। तो हाउ लॉन्ग शुड द एप्रॉन शुड बी कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि लेंथ ऑफ द जंप जो है वो एप्रॉन की लेंथ के बराबर हो। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं कि फॉर जंप टू बी विद इन एप्रॉन, तो अगर हमारा हाइड्रोलिक जंप एप्रॉन के अंदर अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द जंप जो है, ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए आपका, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो वी नो दैट लेंथ ऑफ द जंप इज 6.1 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अब लेंथ ऑफ द जंप हाइट ऑफ द जंप, तो लेंथ ऑफ द जंप जो होता है ये डायरेक्टली आपका लेंथ ऑफ द एप्रॉन के बराबर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्या बोला हुआ है कि जंप जो है वो एप्रॉन के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो हाइड्रोलिक जंप का लेंथ होगा वो एप्रॉन के लेंथ के बराबर होना चाहिए। और हाइड्रोलिक जंप का जो लेंथ होता है उसको अपन ये वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एच जे का मतलब क्या है, एच जे का मतलब है हाइट ऑफ द जंप, हाइट ऑफ द जंप। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक जंप मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द एप्रॉन, ये आपका कंक्लूजन निकल गया। दूसरा यहाँ पर लेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक जंप अपन कैसे निकालते हैं, 6.1 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द जंप। और हाइट ऑफ द जंप किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल। तो जंप के बाद जो डेप्थ मिली और जंप के पहले जो डेप्थ, अब सवाल में आपको दिया हुआ है कि जंप के बाद जो पानी की डेप्थ है कितनी है, 3.05 मीटर, और जंप के पहले वाली डेप्थ कितनी है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ से आप हाइट ऑफ द जंप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइट ऑफ द जंप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1।
दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3.05 माइनस 0.362। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.688। अब जब आपको हाइट ऑफ द जंप पता है तो आप यहाँ पर लेंथ ऑफ द जंप विच विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द एप्रोन, तो लेंथ ऑफ द एप्रोन, तो इसका मतलब है कि आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, दिस विल बी इक्वल टू 3 ये हो गया आपका 6.1 इंटू 2.6 तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आएगा 16.396। तो ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल है। अब आपको दिया हुआ है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। कैसे मालूम पड़ा रेक्टेंगुलर है? क्योंकि एप्रोन का विड्थ पता है, एप्रोन की हाइट पता है आपको, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए डायरेक्टली आपको पता है एनर्जी लॉस कैसे निकाला जाता है। तो एनर्जी लॉस फॉर रेक्टेंगुलर केस दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1/2। तो डायरेक्टली वी नो अबाउट दिस फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर के लिए एप्लीकेबल होता है ये चीज़। अदरवाइज आपको एनर्जी लॉस करके निकालना पड़ेगा इसको। तो 3.05 माइनस 0.362 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.362 इंटू 3.05। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4.397। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। जितने भी मैंने आपको 5 क्वेश्चंस के सोल्यूशन यहाँ पर बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आपको ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स की भी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।